प्रिय मित्रों, आज मैं आपके साथ कुछ दिलचस्प विचार साझा करना चाहता हूं जो स्कॉट रिटर ने हाल ही में पूर्वी यूरोप में वर्तमान संघर्ष समाधान स्थिति के बारे में साझा किए हैं। विशेषज्ञ के अनुसार रूस लंबे समय से पश्चिम के साथ अपने टकराव में विजयी रहा है और अब यह वह है जो उन अमेरिकी प्रस्तावों को खारिज करते हुए शर्तों को निर्धारित कर सकता है जो रूसी हितों को पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर मुझे वे शब्द याद है जो स्कॉट रिटर ने पुतिन के बारे में कहे थे। चलो दोस्तों, में देरी न करें, चलो शुरू करें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान संघर्ष के संभावित अंत की चर्चा के जवाब में किया गया मास्को की सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड और विचारशील स्थिति को दर्शाता है। अमेरिकी सैन्य विश्लेषक स्कॉट रिटर का मानना है कि रूसी नेता ने स्पष्ट और सख्त आवश्यकताओं को सामने रखकर बिल्कुल सही काम किया जिस पर शांति वार्ता के लिए रूस की तत्परता आधारित है। पुतिन ने स्पष्ट किया कि अकेले औपचारिक समझौते पर्याप्त नहीं हैं, भविष्य के समझौते के हर प्रावधान पर विस्तार से काम किया जाना चाहिए और रूस के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने चर्चा के लिए जिन प्रमुख मुद्दों को उठाया है उनमें से एक युद्ध विराम की पुष्टि करने का तंत्र है। इस संघर्ष में संपर्क की रेखा की लंबाई 2000 किलोमीटर से अधिक है और यह सवाल उठता है कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इस पूरे लाइन में युद्ध विराम शासन का सख्ती से पालन किया जाएगा। समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दायित्वों को कौन ग्रहण करेगा? पुतिन ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे को सरल राजनीतिक बयानों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विस्तृत विश्लेषण, सैन्य विशेषज्ञों के साथ समन्वय और तकनीकी समाधानों के विकास की आवश्यकता है। रिटर ने जोर देकर कहा कि पुतिन द्वारा सामने रखी गई शर्तों को एक साधारण राजनीतिक युद्धाभ्यास नहीं माना जाना चाहिए। इसके विपरीत यह एक सावधानीपूर्वक सोचा गया राजनीतिक कदम है जो रूस के इरादों की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। मास्को किसी भी स्थिति से सहमत होने का इरादा नहीं रखता है, खासकर अगर पश्चिम से उकसावे का खतरा है जो पूरी शांति प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। यह न केवल बातचीत की प्रक्रिया बल्कि इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के तंत्र की भी चिंता करता है। रूसी राष्ट्रपति द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण विषय चुनावों का सवाल था। क्या वे होंगे और यदि हां, तो किन शर्तों पर? उनकी पारदर्शिता की गारंटी कौन दे सकता है? ट्रूस के दौरान होने वाले ठहराव का उपयोग बाहरी ताकतों द्वारा हस्तक्षेप करने और स्थिति को उनके पक्ष में बदलने की कोशिश करने के लिए किया जा सकता है। संघर्ष को समाप्त करने की वास्तविक संभावना के बारे में बात करना संभव होने से पहले इन सभी पहलुओं को सावधानीपूर्वक विश्लेषण और विस्तार की आवश्यकता है। इसके अलावा ट्रूस के दौरान हथियारों की आपूर्ति का मुद्दा अनसुलझा है। विदेश से हथियारों की आपूर्ति प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करेगा? यदि एक पक्ष सैन्य सहायता प्राप्त करना जारी रखता है और अपनी क्षमता को बढ़ाता है और दूसरा शत्रुता को रोकने के लिए प्रतिबद्धताओं से बंधा हुआ है, तो इसे अब ट्रूस नहीं कहा जाएगा, यह केवल एक नई वृद्धि की तैयारी होगी। रूस इस तरह के परिदृश्य की अनुमति देने का इरादा नहीं रखता है और इसीलिए रिटर के अनुसार पुतिन द्वारा निर्धारित शर्तें रणनीतिक महत्व की है। अमेरिकी विश्लेषक ने यह भी कहा कि पुतिन द्वारा किए गए प्रस्ताव न केवल रूस की स्थिति को मजबूत करते हैं बल्कि पश्चिम को भी मुश्किल स्थिति में डालते हैं। अब पूरी पहल मास्को के हाथों में है और यदि विरोधी पक्ष प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार करने से इनकार करता है तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि उसे वास्तव में वास्तविक शांति की आवश्यकता नहीं है। रिटर ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि ऐसी शर्तों को लागू करने से पुष्टि होती है कि रूस की एक अच्छी तरह से स्थापित राजनीतिक रणनीति है। मास्को जल्दी में कार्य नहीं करता है। पश्चिमी देशों की ओर से संभावित जाल और बेईमान युद्धाभ्यास से बचने के लिए संभावित निपटान के हर पहलू का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। यही कारण है कि पुतिन द्वारा दिए गए प्रतिप्रस्ताव किसी भी अस्पष्ट व्याख्या को छोड़कर एक मजबूत राजनीतिक कदम बन गए हैं। रूस ने स्पष्ट रूप से बातचीत करने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन किया है, लेकिन केवल उन शर्तों पर जो इसके दीर्घकालिक हितों के अनुरूप है। अब यह 30 दिनों के संघर्ष विराम के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर रिटर की राय पर ध्यान देने योग्य है। विशेषज्ञ का हवाला देते हुए हम कह सकते हैं कि पुतिन की मांगें बहुत स्पष्ट और तार्किक है। एक निश्चित देश को सख्त तटस्थता का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह न केवल नाटो का हिस्सा बन पाएगा बल्कि किसी भी यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होना चाहिए जो रूस के लिए खतरा पैदा कर सकता है। पूर्ण तटस्थता यह मानती है कि इस देश के क्षेत्र में कोई विदेशी सैन्य ठिकाने या दल नहीं होंगे
और यह सैन्य गठबंधनों में भाग नहीं लेगा या अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में शामिल नहीं होगा। एक संघर्ष विराम समाप्त होने से पहले इस देश को विदेशी हथियारों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी जानी चाहिए। यदि आपूर्ति जारी रहती है तो इसका मतलब है कि ट्रूस का उपयोग विशेष रूप से पुनरुत्थान, पुनरावृत्ति और शत्रुता को जारी रखने की तैयारी के लिए किया जा रहा है। रूसी दृष्टिकोण से एक ट्रूस का मतलब सैन्य टकराव का पूर्ण अंत होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि हथियारों की आगे की आपूर्ति का कोई मतलब नहीं है। रूस अपनी क्षेत्रीय अखंडता की आधिकारिक मान्यता पर भी जोर देता है। मॉस्को के दृष्टिकोण से एक निश्चित देश को अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने का अवसर मिला, लेकिन यह चूक गया और अब यह मुद्दा बंद है। रूस ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। रूसी संघ के संविधान के अनुसार 4 नए क्षेत्र रूसी संघ के पूर्ण विषय है और मॉस्को ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो इस स्थिति को मजबूत नहीं करते हैं। रूस भी स्पष्ट रूप से बातचीत करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करता है यदि वे इन क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा शामिल करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस देश के साथ सीधे बातचीत करके और इसे संघर्ष विराम समझौते की पेशकश करके रूस की शर्तों को दरकिनार करने की कोशिश की। हालांकि यह प्रस्ताव अब रूस को विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है। बदले में मॉस्को ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह पहले से ही स्पष्ट रूप से आवश्यकताओं को तैयार कर चुका है कि व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को उल्लिखित किया था। वाशिंगटन अब इस परिदृश्य को यूरोप पर थोपने की कोशिश कर रहा है, प्रभावी रूप से इसे अत्यधिक नुकसान में डाल रहा है। इस प्रकार रूसी राजनीतिक रणनीति पहली नजर में लगने से कहीं अधिक सटीक और विचारशील है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि यूरोप ने हाल ही में फ्रांस से परमाणु निरोध सैनिकों को भेजने की संभावना के साथ साथ अन्य कठोर उपायों पर भी विचार किया था? हालांकि जैसे ही जेलेंस्की ने कुछ शर्तों के तहत एक संघर्ष विराम के लिए तत्परता व्यक्त की, यूरोपीय देशों के नेताओं ने तुरंत अपनी स्थिति को उलट दिया और शत्रुता को समाप्त करने के विचार का समर्थन करना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षण का उपयोग यूरोप को शांति वार्ता के रास्ते पर ले जाने के लिए कर सकता है, जिससे वह संघर्ष को बढ़ाने के बजाय उस दिशा में आगे बढ़ सके। अमेरिकी प्रतिनिधि रूस जा रहे हैं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह कैसे समाप्त होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत कर चुके हैं। यहां कोई रहस्य नहीं है। सीनेटर मार्को रूबियो इन चर्चाओं के सार से अवगत है और समझते हैं कि मॉस्को उन पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। हम पूरी तरह से संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, पश्चिमी राजनेताओं का कहना है, लेकिन साथ ही वे जोड़ते हैं, हालांकि कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार गेंद रूस की तरफ है और अब यूरोपीय लोगों के लिए यह अधिक कठिन होगा, जिन्होंने इस प्रक्रिया को छोड़ने के लिए पहले से ही सार्वजनिक रूप से एक ट्रूस के विचार का समर्थन किया है। नतीजतन यह मुद्दा राजनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है और यूरोप को वास्तविक वार्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैन्य टुकड़ियों की तैनाती के बारे में बातचीत से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि अपने आप में एक संघर्ष विराम के लिए सहमत होना वार्ता प्रक्रिया का अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि केवल इसकी शुरुआत है। कोई आश्चर्यचकित हो सकता है, रूबियो का बयान नहीं है, चाहे वह कितना भी शौकिया क्यों न लगे, एक कठिन खेल में सिर्फ एक शुरुआती बिंदु। क्या कोई वास्तव में गंभीरता से उम्मीद करता है कि पुतिन अचानक 1 महीने के लिए शत्रुता को रोकने के प्रस्ताव पर सहमत होंगे? जाहिर है, ऐसा होने वाला नहीं है और पश्चिम इसे अच्छी तरह समझता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से ही इस प्रक्रिया में एक निश्चित देश को शामिल कर चुका है और अब अगले चरण पर आगे बढ़ रहा है, रूस के साथ बातचीत। वे जानते हैं कि मॉस्को की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह प्रतिक्रिया उनके सहयोगियों की पहल के जवाब में की जाए। यह एक जटिल राजनीतिक खेल की शुरुआत है, जिसमें यूरोप अब अनिवार्य रूप से शामिल है और केवल खेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। यदि हम पूर्वव्यापी स्थिति को देखते हैं, तो इस परिदृश्य में एक तार्किक व्याख्या है। अन्यथा वास्तविक सामग्री के बिना सब कुछ अर्थहीन बयानबाजी में कम हो जाता। रूस इन शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा, पुतिन ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अपने विश्लेषण में रिटर ने जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए एक बहुत ही विवादास्पद स्पष्टीकरण सामने रखा, यह दावा करते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कथित रूप से यूरोप के लिए एक जाल स्थापित किया। उनके अनुसार
नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय नेताओं को अपनी बयानबाजी बदलने के लिए मजबूर किया। टकराव के बजाय उन्होंने शांति के बारे में बात करने के लिए स्विच किया। अब उन्हें कूटनीतिक रूप से अलग-थलग न होने के लिए बातचीत करने के तरीकों की तलाश करनी होगी। हालांकि स्थिति का यह दृष्टिकोण बहुत सरल दिखता है और पश्चिम की रणनीति को प्रभावित करने वाले कई कारकों को ध्यान में नहीं रखता है। अगर हम जाल की बात करें, तो यह यूरोप की तुलना में रूस के लिए अधिक तैयार था। 3 वर्षों के लिए मॉस्को ने लगातार बातचीत के लिए अपनी तत्परता और संघर्ष को समाप्त करने की घोषणा की है। वर्तमान वास्तविकता को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। रूस ने 2022 में शांति वार्ता आयोजित करने की पेशकश की, लेकिन तब पश्चिम ने स्पष्ट रूप से ऐसी संभावना पर चर्चा करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि रूस की हार के बाद ही बातचीत संभव थी। बयानबाजी में आज की पारी एक चतुर ट्रम्प पैंतरेबाजी का परिणाम नहीं है, बल्कि एक बहुत अधिक जटिल राजनीतिक खेल का हिस्सा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में शांतिपूर्ण बयानबाजी का उपयोग करते हैं। 30 दिवसीय संघर्ष विराम का हालिया प्रस्ताव सद्भावना के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वास्तव में यह मॉस्को को एक अजीब स्थिति में रखने का एक और प्रयास है। वाशिंगटन और ब्रुसेल्स अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस स्पष्ट गारंटी के बिना और अपनी शर्तों को ध्यान में रखे बिना इस तरह के कदम के लिए सहमत नहीं हो सकता है। हालांकि इनकार के बहुत तथ्य को तुरंत सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि मॉस्को कथित तौर पर शांति में दिलचस्पी नहीं रखता है। तर्क बताता है कि न तो संयुक्त राज्य अमेरिका और न ही यूरोप अपने वर्तमान स्वरूप में इस तरह के प्रस्ताव की रूस की अस्वीकृति का पूर्वाभास कर सकता था। यह इंगित करता है कि पहल एक समझौते पर पहुंचने का प्रयास नहीं था, लेकिन एक पूर्व नियोजित उकसावे का उद्देश्य शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक बाधा के रूप में रूस की छवि बनाना था। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने इस खेल को यथासंभव सक्षम रूप से खेला। केवल पहल को अस्वीकार करने के बजाय उन्होंने संकेत दिया कि मॉस्को वार्ता के लिए तैयार था, लेकिन कई बारीकियों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता थी। नतीजतन रूस ने कठोर लेकिन राजनीतिक इनकार के साथ पश्चिम को जवाब दिया, जिसे बातचीत करने की अनिच्छा का आरोप लगाना असंभव हो गया। इसी समय यह कदम दिखाता है कि क्रेमलिन का इरादा दबाव में एकतरफा रियायतें देने का नहीं है। अब पश्चिम को एक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, या तो रूस की शर्तों से सहमत है या जनता की राय में हेरफेर करना जारी रखते हैं, स्थिति को पेश करते हैं जैसे कि यह मॉस्को है जो शांति प्रक्रिया को अवरुद्ध कर रहा है। वर्तमान स्थिति में यूरोप एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। इसके समाज असहज प्रश्न पूछने लगे हैं। यदि 2023 में वापस यूरोपीय संघ की सरकारों ने आश्वासन दिया कि मॉस्को शांति वार्ता को अस्वीकार करता है, तो अब क्यों, जब रूस शर्तों पर चर्चा करने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन करता है, तो पश्चिम घोषणाओं से परे नहीं जाता है। इसी समय इस मुद्दे पर वाशिंगटन की नीति शांति की इच्छा से नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक गणना से तय होती है। नए प्रशासन को एक लंबा संघर्ष विरासत में मिला है, जो पहले से ही अमेरिका की स्थिरता को खतरे में डालना शुरू कर चुका है। एक प्रसिद्ध देश का वित्तपोषण अमेरिकी समाज के लिए एक तेजी से जहरीला विषय बनता जा रहा है, और यहां तक कि कांग्रेस में भी आवाजें हैं कि इस नीति को जारी रखना वास्तव में राजनीतिक आत्महत्या है। इस संदर्भ में ट्रंप प्रशासन अपनी रणनीति बदलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी वित्तीय प्रवाह घट रहा है, और यह यूरोप को एक प्रसिद्ध देश की बर्बाद अर्थव्यवस्था के साथ अकेला छोड़ देता है। इसका मतलब है कि वसूली का मुख्य बोझ यूरोपीय संघ के कंधों पर पड़ेगा, जो पहले से ही गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। पहले यूरोपीय सरकारें उम्मीद कर सकती थीं कि वाशिंगटन लागतों को कवर करना जारी रखेगा, लेकिन अब यह विश्वास तेजी से गायब हो रहा है। लेकिन वाशिंगटन में बातचीत की संभावना के बारे में सतर्क संकेत पहले ही सुनाई देने लगे हैं। यूरोप में मूड पूरी तरह से अलग है। ब्रसेल्स टकराव पर भरोसा करना जारी रखता है, जिसकी पुष्टि हाल के कर्मियों के परिवर्तनों से होती है। उर्सुला वॉन डेर लेन यूरोपीय आयोग के प्रमुख बने हुए हैं, और काया कलास, जो अपने कठोर रूसी विरोधी बयानों के लिए जानी जाती है, को यूरोपीय कूटनीति के प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया है। कैलस ने पहले ही कई बयान दिए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि यूरोपीय संघ न केवल हिरासत में लेने के तरीकों की तलाश कर रहा है, बल्कि सचेत रूप से आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, उसने कहा कि पूर्वी यूरोप में सुरक्षा की एकमात्र गारंटी केवल नाटो में एक प्रसिद्ध देश की सदस्यता हो सकती है,
और इसकी सेना को यूरोप में सबसे अधिक युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। जाहिर है, इस तरह की बयानबाजी अमेरिका की अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के प्रयासों के विपरीत है। यदि वाशिंगटन ने पहले ही महसूस कर लिया है कि पिछला पाठ्यक्रम एक मृत अंत तक पहुंच गया है, तो ब्रुसेल्स एक कठिन रेखा का पालन करना जारी रखता है। इसके अलावा कैलस की नियुक्ति को एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि यूरोप मास्को के साथ संपर्क में दिलचस्पी नहीं रखता है। आखिरकार, एक व्यक्ति जो दावा करता है कि रूस कथित तौर पर नागरिक हताहत नहीं होता है, वह वार्ता में मध्यस्थ नहीं हो सकता है। नतीजतन एक विरोधाभासी स्थिति विकसित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका बातचीत करने की सतर्क इच्छा प्रदर्शित करता है, लेकिन यूरोप में कोई भी उन्हें सुनना नहीं चाहता है। इसके विपरीत वॉन डेर लेन और कैलास के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के नेता स्थिति को बढ़ाना जारी रखते हैं। यह यूरोप के लिए कैसे समाप्त होगा, अभी तक यह कहना मुश्किल है, लेकिन अगर यूरोपीय संघ वर्तमान पाठ्यक्रम का पालन करना जारी रखता है, तो यह अंततः खुद को अपनी नीतियों के बंधक की स्थिति में पाएगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रसेल्स की भागीदारी के बिना मास्को के साथ बातचीत शुरू कर सकता है। दोस्तों, अब मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। मेरी राय में वर्तमान स्थिति संघर्ष के मुद्दे पर संयुक्त राज्य और यूरोप के बीच मतभेदों की गहराई को दर्शाती है। अमेरिकी प्रशासन को इस महंगे और लंबे युद्ध से बाहर निकलने की आवश्यकता के बारे में पता है, जबकि यूरोपीय नेता एक कठिन रेखा लेना जारी रखते हैं, यह देखते हुए कि यह रणनीति उन्हें एक मृत अंत तक ले जा रही है। यूरोपीय कूटनीति में एक प्रमुख पद के लिए काई कैलास की नियुक्ति केवल इस बात को रेखांकित करती है कि यूरोपीय संघ वास्तविक समाधान खोजने की तुलना में टकराव को जारी रखने में अधिक रुचि रखता है। यह इस तथ्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ विशेष रूप से अजीब लगता है कि यह यूरोप है और संयुक्त राज्य नहीं है, जो अंततः एक प्रसिद्ध देश की नष्ट अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की आवश्यकता का सामना करेगा। उसी समय रूस, मेरी राय में, यथासंभव व्यावहारिक रूप से व्यवहार करता है, पहल को आरक्षित करता है और शांति वार्ता को बाधित करने का आरोप लगाने का कोई कारण नहीं देता है। पश्चिम मास्को को फंसाना चाहता था, लेकिन इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि क्रेमलिन कई कदम आगे काम कर रहा था, बातचीत को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भी सहमत नहीं था। इस स्थिति में यूरोप अलग-थलग होने का जोखिम उठाता है यदि वाशिंगटन वास्तव में पाठ्यक्रम बदलता है और ब्रसेल्स की भागीदारी के बिना मास्को के साथ आम जमीन की तलाश शुरू करता है। यह यूरोपीय संघ के लिए एक गंभीर राजनीतिक झटका हो सकता है, जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा। नए अंक में मिलते हैं दोस्तों।